हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के डिमांड पर हम ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप सभी का डिमांड था कि सर हमारी बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हमारा पेपर आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उन सभी का आप बता दीजिए हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सभी पर आज के इस वीडियो में ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका रसायन विज्ञान का एक पेपर। क्या हम लेकर आ गए हैं जी? रसायन विज्ञान का हम एक पेपर लेकर आ गए हैं जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सीट नंबर भी आपको दिया गया है। याद रखेंगे ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर मतलब इसी वर्ष में पूछे गए ये प्रश्न है। अभी 2024 ही चल रहा है, तो इसी वर्ष में ये पूछे गए हैं। तो ये बात है। हमारा कितने नंबर आता है भैया? 70 नंबर का ये हमारा क्या होता है? प्रश्न पत्र होता है। ठीक है ना। 3 घंटे मतलब 3 घंटे 15 मिनट होता है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे इसको सॉल्व करने के लिए। इतनी बात आप समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक और मैं बात कहूँगा यहाँ पे, वो ये मैं कहूँगा कि आज आपका ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको याद है मैंने आपको एक टॉपिक कराया है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था। देख लीजिए आज सभी टॉपिक इसमें मिलेंगे, देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए जी, क्या हो गया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जानते हैं, निर्देशांक दिए गए हैं जिससे आप परेशान ना हो। ठीक है ना। जिससे जो भी बोर्ड एग्जाम में जो जाते हैं स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उसीलिए ये दिया गया है। ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं जी। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस प्रश्नों के प्रत्येक खंडों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर क्या कीजिएगा? उत्तर आपको देना है। तो क्या हमारा प्रश्न है? पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमें मोलरता बताना है। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मोलरता पे हमने आपको न्यूमेरिकल कराया है, याद है? आप कैसे निकालेंगे मोलरता? मोलरता देखिए, मोलरता इक्वल टू क्या होता है? मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अगुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और वो भी किस में चाहिए? लीटर में। यही बात है ना, यही फॉर्मूला है। देखिए हम इस पर लगा के देख लेते हैं भैया। विलयन का भार, विलेय का भार कितना है? देखिए 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 400 ml विलयन में घुला है। तो देखिए यही ना घुल रहा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें 400 ml विलयन में, तो इसका मतलब जो घुलता है वो विलेय होता है। तो विलेय का भार कितना दिया है? 5 ग्राम। तो इसका मतलब ध्यान से आप समझें, तो विलेय का भार हमें दे दिया 5 ग्राम। मतलब मोलरता को हम एम से दर्शा दे रहे हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे 5 हमने किसका लिख दिया? विलेय का भार। फिर से नीचे हम क्या लिखेंगे? विलेय का अणुभार। अणुभार कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार होता है 40। आप निकाल भी लीजिएगा, कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल में भी समझाया है, पर्सनली एक वीडियो भी हमने बनाया है उसमें बताया है। विलेय का भार, विलेय का अणुभार हमने लिख दिया, और उसके बाद आता है विलयन का आयतन। तो आयतन दिया है 450 ml। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, 450 ml है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम भाग दे देंगे, तो अब ये हमारा लीटर में चेंज हो गया। अगर हम चाहें तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना? अगर हम इसको चाहें 400 ml को, तो हम ये भी लिख सकते हैं 45 गुणे 10⁻²। इतना लिख सकते हैं ना। ये 100 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं 45 गुणे 10⁻²। इतना हमने लिख दिया। थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे। ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ,
देखिए ये अगर ऊपर जाता है तो 5 गुणे ये 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में, नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में, और नीचे 40 गुणे 45 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, अब 5 9 45, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर ओनली बचा 10 और नीचे न छके सॉरी न चौको 36, 4 9 36, 9 चौको 36, ठीक है ना। अब अगर इसका भाग देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, भाग देकर देख लीजिए, आपका भाग आ जाएगा 0, ये 100 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 277, इस तरीके से आएगा। मतलब मोलरता का मान 0 यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ पे नहीं, 0.277 आ जाएगा। तो जब 77 हो, आगे का मान हमेशा 5 से अधिक होता है तो 1 में ऐड हो जाता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0.278 मोल। देखिए याद रखेंगे, जब 3 अंक के बाद अगर इसके बाद फिर से 7 आएगा, तो अगर 7 आ रहा है तो ये जो 7 है ना, तो इसको हटाने के लिए ये इसको हम क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो ये वाला 7 हट जाएगा। बात आप समझते हैं, बेसिक मैथ है भैया, अब इतना ना समझे तो क्या आप समझेंगे, ठीक है ना। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है ना। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, चलिए जी, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। संकुल K3CO C2O4 का होल 3 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने पहले ही सिखा दिया है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, सिंपल सा बात यह है कि कोबाल्ट यही ना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। देखिए ये K3 है तो इसको हम 3 मान लेंगे, 3 है ना K पोटेशियम, तो 3 हमने लिख दिया, +3 होता है तो 3 हमने लिख दिया। जिसके निकालना होता है इसको X करते हैं, और ये लिगेंड है C2O4, तो ये जो लिगेंड है ऋणात्मक लिगेंड है, और इस पर कितना वो होता है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो इस पर क्या होता है, कितना आवेश होता है ऋणात्मक, तो इस पर होता है -2, तो -2 और कितनी संख्या है 3, तो 3 से इसका गुणा करा देंगे =0। अगर हम इसको सोल्व करें तो 3 + x, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी बीच में यहाँ पे प्लस भी रहेगा, क्या हो गया भैया, देखिए थोड़ा सा सब सीख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हमने 3 कर दिया, फिर से कोबाल्ट आया तो x मान लिया, फिर से अब इसका मान होता है -2, गुणे 3 मात्रा में है तो 3 से कराकर 0 कर देंगे, 3 प्लस ये 3 दूना 6, तो x -6 = 0, तो x = -3 = 0, x = 3, तो x का मान 3 आ गया। इसका मतलब इसका कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगी, कहाँ पे है, यहाँ पे अभी क्या, तो ये ऑप्शन 2 तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए जी, ऐसे ही थोड़ा समझते जाना है। कह रहा है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण मतलब परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम या क्रोमियम। तो याद रखेंगे आप, किसमें नहीं पाई जाती है भैया, तो स्कैंडियम में नहीं पाई जाती है। अगला आ रहा है कि यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे इसमें सबसे ज्यादा क्षारीय प्रबल्य किसका होता है, पहले का हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH का हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि यौगिक जो डाइसेकेराइड नहीं है। तो याद रखेंगे सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है, सेलुलोज भी डाइसेकेराइड, माल्टोस भी क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। जो लेक्टोस होता है वो डाइसेकेराइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होता है। किस यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होता है, तो भैया कीटोन का ही तो होता है। टालेन अभिकर्मक पढ़ेंगे तो उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। अगला, अब हमारा देखिए 6 क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय, एक नंबर की, तो यहाँ से 6 नंबर मिल गए। तो इस तरीके से 6 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बात समझते हैं। चलिए जी, अगला कह रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन
ग्लाइकाल मतलब C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। मतलब सिंपल सी बात है कि ये इथिलीन ग्लाइकाल है जिसको इतने जल में मिलाया गया है, तो हमें क्या गणना करना है, विलांक मतलब विलयन में हिमांकों का अनुमान और हिमांक ज्ञात करना है। इस पर तो हमने आपको कराया है, आपको याद नहीं है तो विलयन जो चैप्टर 1 है, आपको ना याद हो तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि चैप्टर 1 का हमने न्यूमेरिकल आपको करा दिया है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हिमांकों का अनुमान और हिमांक कैसे ज्ञात करते हैं बता दिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये किसका मान दिया है, विलायक का भार का मान। ये किसका मान दिया है, विलय का भार का मान। और इससे हम विलय का अणुभार निकाल सकते हैं और उसके बाद मान हम रखेंगे फॉर्मूले में, तो हमारा हो जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए जी अगला देखिए। अगला देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का यह प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश और क्या कह रहा है, मोल अंश और मोलरता, दोनों हमने करा दिया है। इंपॉर्टेंट भी हमने बताया था कि 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने यही बताया था आपको, मोलरता, मोललता और मोल अंश, यही पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो 75 बताया था उसमें थे, तो याद रखेंगे। 2 नंबर यहाँ से मिल गए जी। अगला देखिए, ग हमारा प्रश्न कह रहा है कि लेंथेनाइड आकुंचन और लेंथेनाइड आकुंचन की प्रभाव की विवेचना कीजिए। याद है लेंथेनाइड आपको अभी पढ़ाया गया है कुछ दिनों पहले, और लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन भी हम कहते हैं। 2 नंबर यहाँ से हमें मिल गए। देखिए हमने बताया था वही आ रहा है, पहले ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो न्यूमेरिकल हमने करा दिया है। फिर से FeNH3 का होल्ट वाइज और CN4 की ज्यामिति समावयव की संरचना दर्शाइए। ये रखेंगे, इसकी जो ये जो उपसंयोजक यौगिक है, इसकी एक ज्यामिति आपको बनानी होती है, आकृति। तो ये हमने अभी तो फिलहाल सिखाया नहीं है, आप कहेंगे तो मैं सिखा भी दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हमने सिखाया नहीं है, नॉर्मली हमने आपको सिखाया है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद देखिए इसकी ज्यामिति कैसी आकृति, वैसे हमने बताया भी है, जानते हैं कहाँ पे बताया है, लिगेंड हमने जब पढ़ा रहे थे, या आप वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमने ये बताया है। और संयोजकता आबंध सिद्धांत में भी हमने आपको बताया है कि कैसे ज्यामिति आकृति बनाया जाता है। मैं बता दूं, देखिए कैसे बनाया जाता है भैया, देख लीजिए और सीख भी लीजिए। देखिए कैसे, Fe, देखिए जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है Fe, उसको बीच में लिख देते हैं जी, और उसके बाद ये CH3 है, सॉरी NH3 है, तो NH3 हमने लिख दिया 2 मात्रा में, एक यहाँ पे लिख दिया और एक NH3 यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद CN4 है, मतलब CN 4 बार है, तो इसको डैश से हम दर्शाएंगे, ठीक है ना। इसको हम कैसे, डैश से, 1 2 3 4, तो CN फिर से CN फिर से CN और फिर से CN, और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। हो गया जी हमारा क्या, ज्यामिति हमने बना दिया। बात समझ रहे हैं ना, नॉर्मल से प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्या क्या, वर्नर सिद्धांत, दूसरा संयोजकता आबंध सिद्धांत, उसमें हमने एक्सप्लेन इसके बारे में किया हुआ है, ठीक है। चलिए जी अगला हमारा देखिए, यहाँ पे एक और चीज कह रहा है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जो फिनॉल होता है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन जो एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। कारण समझाते हुए स्पष्ट आपको करना है। मतलब फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, तो क्यों करता है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जब फिनॉल आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमने पिछले वर्षों की वीडियो पढ़े हुए हैं वैसे ही, तो आप चाहें तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिनॉल जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका रासायनिक गुण जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा करता है।
और एथेनॉल जो होता है मतलब एथिल एल्कोहल, ये उदासीन क्यों होता है, ये जब एथेनॉल या एथिल एल्कोहल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब हम आगे आपको कराएंगे जी, निश्चिंत रहेंगे। ये भी आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था फिनॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एथिल एल्कोहल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मिल ही गया आपको। चलिए जी अगला देखिए, अगला फिर से हमारा आता है ग हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताना है कि किसमें, एसिटल्डिहाइड में और एसीटोन में, फिर से एसीटोफिनॉन में और बेंजोफिनॉन में। तो ये आपको अंतर बताना है, ठीक है ना। नॉर्मल सा अंतर है, आप चाहें तो इसको अपने बुक से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है आपको समझाना है। 2 नंबर यहाँ से मिल गए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी आप 3 अंतर हमें इसी वीडियो से मिल गए, तो ये तीनों अंतर आप अभी नोट्स में साइड में लिख लीजिए, आपको तैयार करना है। मैंने अंतर पे आपको नहीं बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है ना। तो ये आप तीनों लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें सीखते हुए चलना है। जो नया मिले हमें उसको भी ऐड करके और उसको भी तैयार करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 90+ लाना। बात सब समझते ही हैं, ठीक है ना। अगला हमारा देखिए चौथा का क। अब देखिए 2-2 नंबर वाले प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए, अब 3-3 नंबर वाले प्रश्न आ रहे हैं। कह रहा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए, बताया यह विलयन। कह रहा है कि विलयन की सांद्रण में कितने प्रकार के व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। विलयन हमने जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों का विलयन क्या होता है, विलयन के हमने आपको प्रकार बताया था, सांद्र विलयन, तनु विलयन, ठीक है ना, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो वो सभी लेक्चर 1 आप अगर देखेंगे विलयन चैप्टर का, तो जितना हमने पढ़ाया उतना आपको लिख देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया है। अगला आता है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता किसे कहते हैं और मोलर चालकता क्या होता है, ये आपको तैयार करना है, बताया था। देखिए आ गया ना, ये भी आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला कह रहा है कि सांद्रण में परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ठीक है। इन दोनों का जब आप परिभाषा करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा, सब हमने कराया हुआ है। अगला कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, बताया ही था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा, और उसमें समाकलित वेग समीकरण भी कहा था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना है, ठीक है ना। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। देखिए इतना प्रारंभिक सांद्रता इतना दे दिया, अब 5 मिनट समय लगता है, प्रारंभिक सांद्रता होने में 5 समय लगता है, तो प्रारंभिक सांद्रता को इतना होने में कितना समय लगेगा, न्यूमेरिकल है भैया। ये हमने शायद हाँ ये भी चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल करा ही दिया गया है, या मुझे लगता है शायद अभी तक कराया नहीं गया है, ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लूँगा, नहीं कराया गया है तो मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आप स्टार्ट करता हूँ तो कराने का प्रयास करूँगा। अगर आप कहते हैं तो न्यूमेरिकल मैं कराऊँगा, नहीं कहेंगे भैया मैं नहीं कराऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब एग्ज़ाम आएगा तब हम कराएंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, हमें ज़्यादा स्टडी करना है, इसलिए आज से ही आपको रेगुलर 2-2 वीडियो शाम को मिलेंगे। याद रखेंगे, टाइम आप याद रखेंगे, एक आपको मिलेगा 7 बजे और एक आपको मिलेगा 8 बजे। तो ये आप तैयार रखेंगे टाइमिंग पर, इस टाइम पे आप रेडी रहेंगे। बात आप समझ गए हैं। हो सकता है ये 6:30 बजे ही मिल जाए, ये 7:30 बजे या 8 बजे आपको मिले। 8 बजे तो फिक्स है, ये 6:30 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला हम देख लेते हैं जी। अगला तो ये आपको न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। अगला अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है घड़ी का प्रश्न कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे कारण सहित स्पष्ट करना है कि Fe2+ अपचायक है जबकि Mg2+ आक्सीकारक है, ऐसा क्यों। अब आपको अपचायक और आक्सीकरण पता होगा, आक्सीकारक, तभी तो आप अंतर बताएंगे ना।
तो पहली बात तो आपको ये तैयार करना है। और ये कैसे तैयार होगा, क्लास 11 का बेसिक आपने नॉलेज लिया होगा तब आपको ये पता भी होगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं स्कैंडियम जो जेड मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 एक संक्रमण तत्व है, और जो जिंक है उसका 30 होता है, वो नहीं है। तो क्यों ये संक्रमण तत्व है, ये Zn30 ये क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा कारण है, मैंने सब कुछ आपको संक्रमण तत्व में आपको बता दिया है। क्यों, अगला कह रहा है कि संक्रमण धातु और उनकी यौगिकों में उत्तम उत्प्रेरक कार्य करता है। तो ये भी आपको स्पष्ट करना है कि संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक जो होते हैं वो उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो क्यों करते हैं जी, ये आपको बताना है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बताते रहेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है 5वां। अब देखिए यहाँ से फिर से आपके 2 नंबर, देखिए एक प्रश्न 4 नंबर के हैं तो एक में कम में 2 ऐड किया गया है। तो देखिए कह रहा है कि Cu जो है Cu कॉपर है वो HCl में घुलता है क्यों, मतलब जो Cu है वो HCl में घुलता है, क्यों घुलता है ये आपको कारण बताना है। तो ये हमने सब कुछ जब एग्जाम आया था तो ये छोटे छोटे तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो घुमा कर, तो इन सभी पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। याद रखेंगे, मैं जब आपको तैयारी कराऊंगा तो उसमें हम ये सब कराएंगे जो आपके क्वेश्चन घुमाने वाले हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन रख सकते हैं और कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी आपका घुमाने वाला क्वेश्चन 2 पूछ लिया गया है। याद रखेंगे ये हमने सब 2024 का जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे 23 में, तो हमने ये सभी दोनों क्वेश्चन हमने कराया था, मुझे याद है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है संकीर्ण ऊर्जा। हमने आपको बताया था संकीर्ण ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, तो संकीर्ण ऊर्जा तैयार कर लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल एक आया है, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा इतनी है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये हमने न्यूमेरिकल करा दिया है, आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा देखिए एक हमसे 2 नंबर का परिभाषा पूछ लिया और 2 नंबर का मतलब 1 नंबर का परिभाषा है। देखिए 1 + 3 दिया है और 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसी तरीके का हमारे देख रहे हैं ना, मैंने कहा था कि परिभाषा के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो ऐसे ही पूछेगा, इसलिए न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि आप तैयार करके रखेंगे जी। देखिए अगला आता है हमारा ग में हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। इस तरीके से कहा गया कि जो NiH2O का होल 6 का विलयन हरा है किंतु NiCN का होल 4 का विलयन रंगीन है। अब इसको समझाना है, ये सभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखिए मेन जो टॉपिक है वो हमने आपको बता दिया गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन उन्हीं सभी टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब उपसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर बेसिक से आप पढ़ते ना तो आपको ये सब पता होता, बट बेसिक से हमने भी स्टडी नहीं कराया है क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा मेरे पास प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ। बट मैं ये भी कहूँगा कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यदि आपने पढ़ाई किया है तो आप इसका कारण सहित स्पष्ट आप अभी कर सकते हैं। तो इन सभी पर हम कराएंगे, निश्चिंत रहना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं कहूँगा कि वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप देखिए उसे, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई भी काम हो, ठीक है ना। उसको अभी के लिए स्थगित करके और अपने बुक कॉपी लेकर और पेन में अपने नोट डाउन करते हुए पढ़ते हुए चलिए। मेरा तो यही लक्ष्य है कि कभी भी आप रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें, और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए फिर से ये कह रहा है कि ये जो है ये अनुचुंबकीय है जबकि ये जो है वो प्रतिचुंबकीय है, क्यों, सब स्पष्ट हम कराएंगे जी। सब इसका क्वेश्चन का जवाब हम आपको जब हम आपकी तैयारी कराएंगे तो बताएंगे। अगला कह रहा है कि जो फ्रक्टोज है उसका संरचना सूत्र, ठीक है ना, फ्रक्टोज की संरचना सूत्र, और कह रहा है कि ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण का समीकरण लिखिए। देखिए हमने आपको बताया था ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, याद है आपको, हमने इंपॉर्टेंट में बताया था ग्लूकोज का संरचना सूत्र। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र मैंने आपको बताया था, तो ये आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। क्या होता है C6H12
O6, ये क्या होता है ग्लूकोज, यही क्या होता है फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है शायद। तो ये सब हम जब आप कराएंगे तो सब कुछ हम आपको बताएंगे जी, ठीक है ना। अभी हमने ये सभी इन सभी चैप्टरों पे आए नहीं हैं, ये जय अणु जो चैप्टर है उसका ये टॉपिक है, तो ये हम कराएंगे। देख रहे हैं ना 4 नंबर का। अगला देखिए, अगला हमारा छठा प्रश्न आता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या पूछा गया, क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण देना है। देखिए यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे दे दिया गया है, या तो आपको क्या होता है जब सॉल्व करना है, या आपको एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। अगला कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजन और नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेस का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो या तो आप ऊपर वाला ये 5 समीकरण बताएं, या आप ये करें, ये आपके ऊपर है। तो जब क्लोरोबेंजीन का हम आएंगे टॉपिक जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर 8वां, तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे जी, निश्चिंत रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ सीखेंगे। तो क्या होता है जब में आपने देख लिया, ये आपके 5 हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस तरीके के क्या होता है जब पर हम पर्सनली आपको वीडियो बनाएंगे, इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से आपको रिएक्शन क्या होता है जब में याद करना है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा हमें तैयार करना होगा, लगभग 40-50 भी हमें तैयार करना हो सकता है। तो कोई नहीं, हमें तो आगे अपना अच्छा नंबर लाना है तो हमें मेहनत करना ही होगा। अब देखिए ये सभी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। अगला देखिए ख हमारा जो कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नामांकन। देख रहे हैं IUPAC नामांकन इस प्रकार आपको दिया गया है। 5 नंबर का IUPAC नामांकन आपसे पूछा जाता है। तो देख रहे हैं 5 ये IUPAC नामांकन पर हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामांकन, या सिंपल वे में इसमें बहुत सारे एल्कोहल भी हैं, तो आप लिखिएगा एल्कोहलों का IUPAC नामांकन ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएंगे। तो 5 नंबर यहाँ से हमें मिल जाएंगे, सब हम आपको कराएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए फिर से हमारा 5 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का जो अनुमान लगाइए। मतलब ये अगर इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें बताना है। तो ये याद रखेंगे। आप कहेंगे कि सर ऐसे तो टॉपिक हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ नहीं है भैया, जब आप याद रखेंगे एक चीज़ मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सभी चीज़ों का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो रासायनिक गुण में केवल आपको एक जो आपका अभिक्रिया है, रिएक्शन है, इसी को आपको लिखना होता है, जानना होता है। तो जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, कीटोन का, फिनॉल का, इन सभी का रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो ये सब अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये सब अपने आप ही आ जाएगा। ये बेंजीन का जब आप रासायनिक गुण पढ़ेंगे, बेंजीन से बनने वाले जो यौगिक है उनका रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो आपको सब ये कर पाएंगे। तो परेशान नहीं होना है। जब हम आएंगे इस सभी टॉपिक पे तब देखिएगा भैया कितने अच्छे से आपको सॉल्व कराते हैं, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है ना। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये आपसे पूछ लिया गया है, तो ये आपके 5 नंबर के 5 आपको क्या दिए गए हैं, प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिसका आपको ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा 7वां का क आ रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन में केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या कह रहा है, ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। मतलब इससे हमें ये बनाना है, कैसे बनेगा, रासायनिक समीकरण लिखना है। कैसे पता चलेगा, जब आप रासायनिक गुण पढ़ेंगे,
रासायनिक गुण आप पढ़ेंगे तो ये सभी चीजें आप हल कर पाएंगे। अगला कह रहा है ब्यूटेनॉल से क्या होता है, ब्यूटेनोइक अम्ल आपको बनाना है। इस तरीके से एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाना है, कैसे बनेगा सब बताएंगे जी। या तो आप ये कर लें 5 नंबर आपको मिल जाएगा, या आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है इसको आप देख लीजिए, ऐसे ये आप कर सकते हैं। अगला ये कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र जो आणविक सूत्र है वो इतना है, तो कह रहा है को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलीय अपघटन करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक एल्कोहल ग प्राप्त हुए। ग को क्रमिक अम्लों के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पाद होता है, तो ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 प्राप्त होता है। तो क ख ग की पहचान कीजिए और अभिक्रिया के प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा कि इस टाइप का ये थोड़ा सा घुमाने वाला बहुत है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज तक प्रैक्टिस भी नहीं कराया है, मैंने जब एग्जाम दिया था तो इस टाइप के क्वेश्चन आया नहीं था कभी, ठीक है ना। तो ये मैं पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है जैसे समझ में आ रहा है मैथ का क्वेश्चन है, उस तरीके से पूछा गया है, रीजनिंग में जैसे घुमा कर पूछ देता है। तो इस पर मैं कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या ये आपको याद रखना है कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने बता दिया कि आपको केवल कुछ नहीं याद रखना है, रासायनिक गुण हम जब सभी का पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ से ये क्लियर होगा। रासायनिक गुण जब आप पढ़ाएंगे तो आप उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए इस टाइप का आपका ये आप क्वेश्चन पत्र जो होता है, प्रश्न पत्र होता है, ये आपका कंप्लीट यहाँ से हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अब हमारा ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया। देखिए और भी है क्या भैया, हाँ जी, एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिकों का युगल में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित रासायनिक परीक्षण लिखिए। मतलब क्या कह रहा है कि इनमें विभेद भी आपको बताना है और रासायनिक जो परीक्षण भी लिखना है आपको। तो देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो मेथिल एमीन से डाइमेथिल एमीन बनाना है, तो मेथिल एमीन से डाइमेथिल एमीन आपको बनाना है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये आपको बताना है। अगला कह रहा है कि एथिल एमीन और एनिलीन में, फिर से एनिलीन और बेंजील जो एमीन है, इस तरीके से ये आपको दिए गए हैं। तो या तो आप ये कर दीजिए और या तो यहाँ पे देख लीजिए, या तो ये कर दीजिए या आप इस पर टिप्पणी लिख दीजिए। देखिए ये सभी हमने टिप्पणी लिखने के लिए आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है ना कि लघु टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, डाइएजोनीकरण क्या होता है, और जो ग्रेबिल थेलिमाइड संश्लेषण, तो ये आपका है। तो ये 3 है जो कि हमने जब 75 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें से ये दोनों हमने आपको बताया था। ये एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है रिएक्शन में, ये भी हम आपको बताएंगे जी, ठीक है ना। तो ये सभी टॉपिक, तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, डाइएजोनीकरण है, ये सब 2024 में हमने ये सभी का तैयारी भी कराया था। तो मैं ये कहूँगा कि ये रिएक्शन जो है, जो ये आपको रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको बताना है, इनमें इन दोनों में विभेद करना है। इससे अच्छा तो यही है, टिप्पणी आप इस पर लिख लीजिएगा और रिएक्शन जो रासायनिक समीकरण है वो आपको बता देना है। तो देखिए ये हमारा वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई नहीं जी, हमारा जो लक्ष्य था आपको बताना वो हमने बता दिया। तो ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर जो कि हमने इस वीडियो में सॉल्व कराने का और थोड़ा सा प्रयास किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप को आपको जानने का। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए, चैनल से आप जुड़े रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीरियस होकर आपकी अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है और हम आगे भी आपको कराते रहेंगे। और हमारा लक्ष्य है 90+ लाना, 90+ लाना है आपको। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक आपको दे दिए गए हैं सब्जेक्ट
का, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। और दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे फ्री में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट PDF नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट आपकी सूचनाएं होंगी, वहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। और इंस्टा में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।